तो चलिए इस नए एक्सप्लेनर में देश के इंटरनल डेट यानी आंतरिक कर्ज की असलियत को जरा करीब से समझते हैं, वो भी बिना किसी कंफ्यूजिंग फाइनेंशियल जार्गन के। रोजमर्रा की भीड़ भाड़ में हम शायद ध्यान नहीं देते, लेकिन सच्चाई ये है कि देश के हर नागरिक के हिस्से में एक विशाल कर्ज जुड़ा हुआ है। आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे चौंका देने वाले आंकड़े से जो होश उड़ा देने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ये मैक्रो आंकड़ा पूरे 190 लाख करोड़ रुपए का है। इसे अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो देश के हर एक नागरिक के हिस्से में लगभग 1,24,000 रुपए का कर्ज आता है। ये सच में एक ठोस और आश्चर्य में डाल देने वाली आर्थिक सच्चाई है। और इस डिस्कशन में हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इस विशाल आंकड़े के स्केल से शुरू करके समझेंगे कि इंटरनल डेट आखिर होता क्या है, सरकार उधार क्यों लेती है, इसका एक आम आदमी पर क्या असर पड़ता है, और अंत में इस अहम सवाल का विश्लेषण करेंगे कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था सच में सुरक्षित है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मैसिव डेट फिगर की। अब सोचिए जरा कि 190 लाख करोड़ आखिर कितनी बड़ी रकम होती है। अगर कोई इंसान बिना रुके दिन रात सिर्फ 1,000 रुपए के नोट्स गिनना शुरू करे तो इस आंकड़े तक पहुंचने में उसे लगभग 6 लाख साल लग जाएंगे। है ना दिमाग को घुमाने वाली बात? इस लेवल के ह्यूज स्केल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब आते हैं इस बेसिक सवाल पर कि आखिर ये इंटरनल डेट होता क्या है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा रमेश की दुकान का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए जब रमेश की दुकान का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा हो जाता है तो वो किसी अनजान जगह से पैसे लेने के बजाय अपने ही मोहल्ले के लोगों और पड़ोसियों से उधार लेता है। ठीक इसी तरह जब सरकार का खर्चा बढ़ जाता है तो वो बाहरी देशों से नहीं बल्कि देश के अंदर के नागरिकों, बैंक्स और आरबीआई से उधार लेती है। बस यही इंटरनल डेट है। यहाँ डोमेस्टिक बोरोइंग और एक्सटर्नल बोरोइंग के बीच का फर्क जानना बेहद जरूरी है। इंटरनल डेट 190 लाख करोड़ का है जो भारतीय रुपए में है, जबकि एक्सटर्नल डेट लगभग बस 62 लाख करोड़ का है जो डॉलर या यूरो में होता है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? राहत की बात यह है कि इंटरनल डेट में करेंसी के उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशन का कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि पूरा पैसा देश के ही अंदर का है। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार इतना ज्यादा उधार लेती क्यों है? देखिए, इसके पीछे मुख्य रूप से 5 बड़े कारण हैं। पहला है फिस्कल डेफिसिट, जहां सरकार के खर्चे और कमाई के बीच लगभग 16.5 लाख करोड़ का गैप है। फिर आता है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इकोनॉमी को दिया गया मजबूत स्टिम्युलस। तीसरा है वेलफेयर स्कीम्स और सब्सिडीज पर होने वाला जरूरी खर्चा। चौथा और बहुत जरूरी कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जिसमें लगभग 11.21 लाख करोड़ लगाए जा रहे हैं। और पांचवा कारण है स्टेट लेवल पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग, जहां राज्य सरकारें अपने स्तर पर काफी खर्चे बढ़ा रही हैं। तो इसेंशियली भविष्य के विकास और आज के खर्चों के बीच एक बहुत डेलिकेट बैलेंस बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात, इस सब का एक आम आदमी के जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये डेटा पूरी स्थिति को बहुत क्लियरली समझाता है। सरकार के रेवेन्यू का करीब 37% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज यानी इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाकी बचे हुए पब्लिक सर्विसेज और डेवलपमेंट के कामों के लिए फंड्स अपने आप कम पड़ जाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। होता यह है कि जब सरकार देश के बैंक से इतना भारी पैसा उधार ले लेती है तो प्राइवेट कंपनीज के बिजनेस और नए प्रोजेक्ट्स के लिए मार्केट में बहुत कम पैसा बचता है। नतीजा क्या होता है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट धीमी पड़ जाती है और आखिरकार जॉब क्रिएशन यानी नए रोजगार बनने की रफ्तार अपने आप कम हो जाती है। इसे थोड़ा जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं। एक सरकारी टीचर मोहन की स्थिति पर गौर करते हैं। सरकार की लगातार बोरोइंग की वजह से इकोनॉमी में जनरल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि मोहन के होम लोन की ईएमआई जो 38,000 रुपए होनी चाहिए थी वो बढ़कर सीधा 43,000 रुपए हो गई है। ये मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स का बिल्कुल डायरेक्ट और निजी असर है। और अगर हम इसे खेती किसानी के नजरिए से देखें तो रामकिशन जैसे किसान को इसका अलग ही साइड इफेक्ट झेलना पड़ता है। फर्टिलाइजर जैसी जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और जब किसी राज्य का अपना कर्ज 35% से ज्यादा हो जाता है तो वहां का लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना लगभग रुक सा जाता है। ये राज्य स्तर का चढ़ा हुआ कर्ज सीधे तौर पर गांव और खेती के विकास में एक बड़ी रुकावट बन जाता है। और अब बात करते हैं युवा पीढ़ी की।
प्रिया जैसी एक फ्रेशर इंजीनियर के लिए इस सिचुएशन का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की ग्रोथ काफ़ी स्लो है। और सिर्फ यही नहीं, फिस्कल कंस्ट्रेंट्स यानी पैसों की इस तंगी के कारण एजुकेशन सेक्टर को पूरे जीडीपी का सिर्फ लगभग 3% हिस्सा ही मिल पाता है। आसान शब्दों में कहें तो कर्ज का ये भारी बोझ सरकार की नए पब्लिक सेक्टर जॉब्स निकालने और शिक्षा का विस्तार करने की क्षमता को पूरी तरह से रोक देता है। तो इन सब फैक्ट्स के बाद आखिरी और सबसे बड़े हिस्से पर आते हैं, क्या हमारी इकोनॉमी सच में सुरक्षित है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। भले ही रुपए में ओवरऑल कर्ज का आंकड़ा हमें बढ़ता हुआ दिख रहा हो, लेकिन सबसे जरूरी मेट्रिक यानी डेट टू जीडीपी रेशियो दरअसल गिर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 में कोविड के दौरान ये रेशियो 61% पर था, जो अब घटकर 56.1% पर आ गया है और 2031 तक इसको 50% तक लाने का टारगेट सेट किया गया है। ये सच में एक बहुत पॉजिटिव और आशाजनक आर्थिक दिशा की तरफ इशारा करता है। अगर इस पूरी अर्थव्यवस्था की एक निष्पक्ष बैलेंस शीट बनाएं तो पिक्चर काफी बैलेंस्ड दिखती है। एक तरफ हमारे पास मजबूत संकेत है, जैसे पूरा इंटरनल कर्ज रुपए में होना, जीडीपी का 6.6% से तेजी से बढ़ना और जीएसटी कलेक्शन का लगातार ऊपर जाना। पर दूसरी तरफ वार्निंग साइंस को भी इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे 37% इंटरेस्ट का ह्यूज बोझ, राज्यों पर चढ़ा हुआ हैवी डेट और ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटी। इन दोनों पहलुओं का वजन समझना आगे आने वाले वक्त के लिए बहुत जरूरी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ यहाँ ख़त्म करते हैं। क्या राज्यों के लगातार बढ़ते खर्चों और ग्लोबल दबावों के बीच भारत 2031 तक अपने 50% डेट टू जीडीपी रेशियो के टारगेट को हकीकत में पूरा कर पाएगा? इस इकोनॉमिक बैलेंसिंग एक्ट का आखिर क्या नतीजा निकलता है, ये देखना आने वाले समय में सच में बहुत दिलचस्प होगा।